नमस्कार, मैं समूहलाल रावल। आज आपको द्वितीय वर्ष में जो पेपर है हिंदी शिक्षण, इस पेपर में पढ़ाऊंगा, ठीक है। और आज का हमारा जो प्रकरण है वो है पाठ्य पुस्तक के पक्ष, ठीक है। तो देखो, आज हम पाठ्य पुस्तक के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके अंतर्गत पाठ्य पुस्तक के कितने पक्ष होते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। और मुख्यतः पाठ्य पुस्तक के दो पक्ष होते हैं, एक होता है आंतरिक पक्ष और एक होता है बाह्य पक्ष, ठीक है। आंतरिक पक्ष को अध्ययन पक्ष भी बोलते हैं और बाह्य पक्ष से तात्पर्य है उसकी बनावट, उसकी साज सज्जा पाठ्य पुस्तक की, वो सब जो है बाह्य पक्ष के अंतर्गत आता है, ठीक है। पाठ्य पुस्तक के पक्ष, देखो कोई भी भाषा होती है, उस भाषा विषय का जो भाषा विषय की एक प्रकृति होती है, उस प्रकृति के अनुसार ही जो है पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। और पाठ्यक्रम के निर्माण के आधार पर ही जो है पाठ्य पुस्तक को तैयार किया जाता है, पाठ्य पुस्तक को बनाया जाता है, ठीक है। फिर पाठ्य पुस्तक जो है उसके अंतर्गत भाषा तत्व भी होता है, जिसके अंदर साहित्यिक पक्ष भी होता है और व्यवहारिक पक्ष भी होता है, ठीक है। और पाठ्य पुस्तक का निर्माण किया जाता है। तो पाठ्य पुस्तक निर्माण में मुख्य रूप से पाठ्य पुस्तक के जो पक्ष है उनका विशेष ध्यान रखा जाता है, ठीक है। फिर पक्ष होते हैं, पक्ष के साथ उनके कुछ गुण भी होते हैं और गुणों के साथ में कुछ विशेषताएं भी सम्मिलित रहती हैं, पाठ्य पुस्तक की विशेषताएं, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं पाठ्य पुस्तक के पक्ष, ठीक है। देखो, पाठ्य पुस्तक के मुख्य रूप से दो पक्ष होते हैं। एक पक्ष होता है अध्ययन पक्ष, इसी को बोलते हैं आंतरिक। और दूसरा है बाह्य पक्ष। साज सज्जा के अंतर्गत यह आता है, ठीक है। आंतरिक पक्ष और बाह्य पक्ष। तो आंतरिक पक्ष में क्या क्या विषय वस्तु होती है और बाह्य पक्ष में क्या क्या सम्मिलित रहता है, इसके बारे में ध्यान दें, ठीक है। आंतरिक पक्ष में इसके अंतर्गत तो होता है भाव, भाव के साथ भाषा, शैली, विषय, सामग्री, और विषय सामग्री को तीन भागों में बांटा जाता है। पहला है विषय वस्तु का चयन या विषय सामग्री का चयन, ठीक है। फिर विषय सामग्री का स्तरीकरण और तीसरा है विषय सामग्री का प्रस्तुतीकरण। अध्ययन पक्ष में क्या क्या सम्मिलित रहता है, तो भाव, भाषा, शैली, विषय सामग्री, इसके अलावा चित्र, लेखक, प्रकाशक,
लेखक प्रकाशक, ठीक है। और व्यवहारिक कार्य, व्यवहारिक कार्य, ठीक है। इसके अलावा भूमिका, भूमिका भी इसके अंतर्गत रहती है, ठीक है। और पाठ रुचि, तो अध्ययन पक्ष के अंतर्गत भाव रहता है, ठीक है। जो कला पक्ष, भाव पक्ष हम जो जानते हैं वो भाव पक्ष रहता है। फिर भाषा है, शैली है, अर्थात लिखने और बोलने का ढंग वो शैली के अंतर्गत आता है। अर्थात एक लेखक है, कवि है, लेखिका है, कवित्री है ना, उपन्यासकार है, कहानीकार है, वो किस लहजे में, किस शैली में अपने बात को रखता है ना, उसके लेखन का तरीका वो शैली के अंतर्गत आता है। फिर विषय सामग्री, अर्थात विषय वस्तु का जो चयन किया गया है, विषय सामग्री रखी गई है, तो किस किस का चयन किया गया है, विषय सामग्री क्या क्या है, उस विषय सामग्री का स्तर कैसा है, क्योंकि विद्यालय में स्तरानुकूल कक्षाएं होती है, जैसे कक्षा 5, कक्षा 6, कक्षा 7, कक्षा 10, कक्षा 11वीं, कक्षा 12वीं, तो स्तर के अनुसार जो है विषय सामग्री को जो है रखा जाता है पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत। और प्रस्तुतिकरण, फिर उसको प्रस्तुत कैसे किया जाए, जो छोटे बालक है उनको किस तरह से विषय सामग्री का प्रस्तुतिकरण किया जाए, और जो किशोरावस्था वाले बालक है अर्थात उच्च कक्षा के बालक है उनको जो है किसी भी विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण कैसे किया जाए। प्रस्तुतिकरण एक अध्यापक के द्वारा किया जाता है, आदर्श वाचन के द्वारा, ठीक है। फिर है चित्र, अर्थात उसके अंदर जो विषय वस्तु में के पश्चात जो चित्र है वो किस तरह से रखे जाए। लेखक की बात है, प्रकाशक की बात है, जो प्रकाशन करता है पाठ्य पुस्तक का वो भी आंतरिक पक्ष के अंतर्गत आता है। और व्यवहारिक कार्य, अर्थात एक तो सैद्धांतिक कार्य होते हैं जो पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत पहले से लिख दिए जाते हैं, और एक व्यवहारिक कार्य भी सम्मिलित होते हैं, अर्थात पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत ही बच्चों से व्यवहारिक कार्य भी सिखाए जाते हैं, वो भी अध्ययन पक्ष या आंतरिक पक्ष के अंतर्गत आता है पाठ्य पुस्तक में। फिर भूमिका, अर्थात उसकी भूमिका किस तरह रखी गई है, ठीक है, प्रारंभ किस तरह हुआ है। और पाठ रुचि, अर्थात पाठ्य पुस्तक में इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि बालक जो है उस पाठ से संबंधित रुचि किस तरह उत्पन्न करेंगे, और अगर नहीं करते तो उसमें कुछ जो है संशोधन किया जाता है, समावेश किया जाता है, ठीक है, वो पाठ रुचि के अंतर्गत आता है। फिर देखो हमने जाना विषय सामग्री, चित्र, लेखक, प्रकाशक और व्यवहारिक कार्य। अब जानते हैं बाह्य पक्ष। तो बाह्य पक्ष में एक तो होता है आवरण, इसी को बोलते हैं मुख पृष्ठ। मुख पृष्ठ, फिर मुद्रण, इसके अलावा कागज, कागज, ठीक है। फिर मूल्य और पुस्तक का आकार, मूल्य और पुस्तक का आकार। देखो आवरण अर्थात उसका जो मुख पृष्ठ है वो किस तरह का है। बच्चा जब भी रुचि लेता है, जब प्रथम पृष्ठ है वो बालक में रुचि उत्पन्न करता है किसी भी पाठ्य पुस्तक के लिए, तो उसका आवरण उस हिसाब से हो। मुद्रण, मुद्रण अर्थात छपाई, उसके अंदर अक्षरों की गुनावट, छपाई किस तरह से रखी गई है। और कागज, कागज का इस्तेमाल भी सुदृढ़ होना चाहिए, अच्छे कागजों का इस्तेमाल होना चाहिए। कागज जो है पानी से अन्य सामग्री से जो है खराब ना हो, ऐसे कागजों का भी जो है चुनाव किया जाता है पाठ्य पुस्तक में, ठीक है। और मूल्य अर्थात ज़्यादा मूल्य की किताबें ना हो, जिससे जो है गरीब तबके का बालक है वो भी पाठ्य पुस्तक को आसानी से पढ़ सके, ठीक है, क्योंकि पाठ्य पुस्तक प्रथम साधन है बालक के लिए, अध्यापक द्वितीय साधन के अंतर्गत आते हैं। फिर पुस्तक का आकार, पुस्तक का आकार किस तरह का, बिल्कुल छोटी पुस्तक भी ना हो
और ज़्यादा विस्तृत आकार लिए हुए पुस्तक ना हो, मध्यम तबके की पुस्तक रखी जाए, ये बातें भी जो है पुस्तक के भाई पक्ष के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो अब हम जो है एक एक पक्ष के बिंदु को विस्तारित पूर्वक जानते हैं। ठीक है, आखिर उसके अंदर किन किन विषय वस्तु को समावेश रखा गया। ठीक है, अध्ययन पक्ष, अध्ययन पक्ष या आंतरिक पक्ष। आंतरिक पक्ष क्योंकि पाठ्य पुस्तक के अंदर बाह्य आवरण के अलावा उसके अंदर क्या समावेश है, कैसी विषय वस्तु है, कैसे चित्र है, लेखक कौन है, लेखक का परिचय क्या है, प्रकाशक का पूरा विवरण है, भूमिका है ना, ये सारी बातें उसके अंतर्गत रखी जाती है। इसलिए वो पाठ्य पुस्तक के अंदर होती है, बाह्य पक्ष के अंदर नहीं होती है ना, बाह्य पक्ष में होता है उसका आवरण, मुख्य प्रश्न। तो आंतरिक पक्ष में सबसे पहले हम जानते हैं भाषा। भाषा से यह तात्पर्य है हिंदी पाठ्य पुस्तक में हिंदी पाठ्य पुस्तक में भाषा सरल तथा स्त्रानुकूल होनी चाहिए। सरल और स्त्रानुकूल भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए। स्त्रानुकूल हो, ठीक है। देखो, सरल से तात्पर्य इस प्रकार से है कि अगर कोई कक्षा 6 या 7 का बालक है या कक्षा 8वीं में पढ़ने वाला बालक है, उस पाठ्य पुस्तक में अगर उच्च स्तर की भाषा का प्रयोग किया गया है, जैसा कि हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी है, महादेवी वर्मा है, ये हमारे हिंदी साहित्य जगत में इनकी जो लिखावट है, शब्दावलियाँ बहुत कठिन होती है। तो इस प्रकार की अगर पाठ्य पुस्तक में ऐसे लेखकों और कवियों की रचनाओं को समावेश किया गया तो क्योंकि उनकी भाषा बहुत कठिन है, प्रत्येक स्तर के बालक को समझ में नहीं आती है। तो ज़्यादातर प्रयास यही रहे कि भाषा कैसे हो, सरल हो। जब सरल भाषा रखनी है तो जो सरल भाषा लिखने वाले कवि या लेखक गण हैं, उन कवि और लेखक गणों का समावेश उस पाठ्य पुस्तक में होना चाहिए, है ना। जैसे कई लेखक हैं जिनकी भाषा बहुत ही सरल होती है ना। इस प्रकार से लेखकों का जो है उसके अंदर समावेश करना चाहिए। फिर स्त्रानुकूल, स्त्रानुकूल से तात्पर्य है, जैसा कि बताया गया, अलग अलग स्तर की कक्षाएं होती है, तो अपने कक्षा स्तर के अनुसार उसमें भाषा का जो कठिनतर स्तर, कठिन भाषा का स्तर रखा जाए। छोटी कक्षा है तो भाषा का स्तर सरल हो, उच्च स्तर की कक्षा है तो भाषा का स्तर थोड़ा कठिन हो, ठीक है। इस प्रकार से भाषा सरल तथा स्त्रानुकूल हो, यह भाषा के अंतर्गत महत्वपूर्ण बात आती है। क्यों? क्योंकि इससे उत्तरोत्तर बालक का विकास होता है। उत्तरोत्तर बालक का विकास संभव। बालक का विकास उत्तरोत्तर, जैसे जैसे बालक उच्च स्तर की कक्षाओं में जाएगा उसका विकास होता है। इससे
अब जब भाषा सरल है, स्तरानुकूल है, तो बालक जो है उस पाठ्य पुस्तक में रुचि भी उत्पन्न करते हैं। पाठ्य पुस्तक में रुचि उत्पन्न करते हैं। रुचि उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो भाषा कैसी हो, सरल हो और स्तरानुकूल हो। ठीक है, उस पाठ्य पुस्तक के पाठों के अंदर अर्थात जो पाठों का समावेश किया गया है, जिसके अंदर कुछ गद्य पाठ भी होते हैं, कुछ पद्य पाठ भी होते हैं, जो गायन जो छंदों का प्रयोग किया जाता है वो पद्य होते हैं, और जिसमें विवरणात्मक, विचारात्मक, निबंधात्मक शैलियों का प्रयोग किया जाता है वो गद्य पाठ के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और कुछ ऐसे भी पाठ है जिसमें गद्य पद्य दोनों का मिश्रण होता है, तो ऐसे पाठों को चंपू काव्य बोला जाता है। ठीक है, तो तमाम प्रकार के जो पाठ है ना, पाठ्य वस्तु है वो सरल और स्तरानुकूल हो। ठीक है, ये था भाषा के अंतर्गत जो है इसका विस्तारित वर्णन। अब आगे बात करते हैं शैली। तो यहां शैली से तात्पर्य है लिखने व बोलने का ढंग, लिखने व बोलने का ढंग वो कहलाता है, ढंग ही भाषा शैली कहलाता है। लिखने और बोलने का ढंग किस ढंग से किया गया है वो क्या कहलाता है, शैली कहलाता है। तो शैली कितने प्रकार की होती है, देखो एक तो होती है शैली के प्रकार हम लिखते हैं, एक तो होती है तर्क प्रधान, ठीक है, एक होती है भाव प्रधान, तर्क प्रधान, भाव प्रधान, इसके अलावा विचारात्मक, विवरणात्मक, विवरणात्मक, तर्क प्रधान, भाव प्रधान, विचारात्मक और विवरणात्मक, इन तमाम प्रकार की शैलियों का समावेश किया जाता है। अर्थात तर्क प्रधान और भाव प्रधान यह उच्च स्तर की कक्षाओं के लिए होता है। जो शैली है तर्क प्रधान और भाव प्रधान शैली, वह उच्च स्तर की कक्षाओं के लिए, तो इस तरह युक्त बातें होती है, भाव प्रधान बातें होती है, और हम जब एक लेखक को जानते हैं, कथाकार को जानते हैं, मुंशी प्रेमचंद, तो उन्होंने तर्क प्रधान और भाव प्रधान शैली का प्रयोग किया। मुंशी प्रेमचंद विवरणात्मक, विचारात्मक, जिसमें जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी, इसके अलावा रामविलास शर्मा,
ये तमाम प्रकार के जो लेखक है, जो आलोचक है, उन्होंने विचारात्मक, विवरणात्मक, ठीक है, इन तमाम प्रकार की शैलियों का प्रयोग किया अपने लेखन कौशल, ठीक है। इसके अलावा कुछ बोलने का ढंग की शैली के अंतर्गत आता है। जैसे भाषण होता है तो भाषण में भी शैली का प्रयोग किया जाता है। कोई तर्क प्रधान शैली से भाषण की प्रस्तुति करता है ना, कोई वक्ता है वो भाव प्रधान शैली का प्रयोग भी करता है, विचारात्मक, विवरणात्मक शैली का प्रयोग भी किया जाता है अलग अलग लेखक कवियों के द्वारा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने जाना शैली के अंतर्गत। शैली क्या है? लिखने व बोलने का ढंग ही भाषा शैली कहलाता है, ठीक है। यह था शैली के अंतर्गत। अब तीसरा है विषय सामग्री। आंतरिक पक्ष में तीसरा बिंदु है विषय सामग्री। विषय सामग्री अर्थात पाठ्य पुस्तक में विषय से संबंधित कौन सी सामग्री रखी जाए तो विषय सामग्री के अंतर्गत आता है। तो हमने जाना यह 3 प्रकार की होती है। पहला चयन, स्तर और प्रस्तुतिकरण। चयन, स्तर और प्रस्तुतिकरण। तो अब हम जो है विषय सामग्री के अंतर्गत देखें बिंदु को जान रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले जानेंगे विषय सामग्री चयन। विषय सामग्री का चयन। पहला बिंदु है विषय सामग्री का चयन, ठीक है। विषय सामग्री का चयन जिसके अंतर्गत शिक्षार्थी की, देखो इसके अंतर्गत क्या क्या होता है। पहला आता है शिक्षार्थी की आवश्यकता। शिक्षार्थी की आवश्यकता है। फिर इसके बाद है शिक्षण पद्धतियां। पाठ्यक्रम। शिक्षा उद्देश्य। शिक्षा उद्देश्य और राष्ट्रीय निर्माण के लक्ष्य। राष्ट्रीय निर्माण के लक्ष्य। इतने तमाम प्रकार के बिंदुओं को विषय सामग्री के चयन के अंतर्गत रखा जाता है। जब विषय पाठ्य पुस्तक में विषय सामग्री का चयन किया जाता है तो शिक्षार्थी की आवश्यकताएं क्या क्या है, ऐसे विषय वस्तु का समावेश किया जाए, शिक्षण पद्धतियाँ कैसी रखी जाए, है ना, उनका समावेश हो, पाठ्यक्रम किस तरह हो, इस तरह अनुकूल हो, और शिक्षण उद्देश्य।
आप जो शिक्षण करवाने जा रहे हो अर्थात जिस भाषा का शिक्षण कार्य हो रहा है, अध्यापन कार्य हो रहा है, उसका मूल उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य के तहत वह शिक्षण कार्य करवाया जा रहा है, इसका भी चयन रखा जाता है, चयन किया जाता है पाठ्य पुस्तक में। और राष्ट्रीय निर्माण के लक्ष्य अर्थात राष्ट्र के निर्माण में उस जो है विषय से संबंधित क्या लक्ष्य रखे गए, लक्ष्यों की पूर्ति होती है कि नहीं होती है, इन बातों का भी विषय सामग्री के चयन में विशेष ध्यान रखा जाता है। ठीक है, तो यह था विषय सामग्री का चयन के अंतर्गत। अब इसमें जानते हैं कि इससे जो है विषय सामग्री के चयन से किन किन विशेषताओं को देखा जाता है। तो सबसे पहले विषय सामग्री में शैक्षणिक उद्देश्यों के अनुरूप पाठ्य वस्तु शैक्षणिक उद्देश्यों के अनुरूप पाठ्य वस्तु। इसके अलावा है समाज मानव व लोक कल्याणकारी के लिए विषय का चयन समाज मानव व लोक कल्याणकारी राज्य हेतु वह लोक कल्याणकारी राज्य हेतु भी जो है विषय सामग्री का चयन किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा विषय सामग्री के चयन में विषय वस्तु कैसी हो, शुद्ध तथा प्रामाणिक हो, शुद्ध तथा प्रामाणिक तथा तथ्यात्मक हो। तथ्य जुटाने के बाद विषय वस्तु को रखा गया है, इन बातों को भी ध्यान में रखा जाता है। विषय वस्तु शुद्ध हो, प्रामाणिक हो, प्रमाण के साथ रखा जाए ऐसे विषय वस्तु को जिनका प्रमाण हो कि यह वस्तु वहां से दी गई है। ठीक है, और तथ्य हो, ठीक है, तथ्यात्मक हो। तो इस प्रकार से विषय वस्तु के चयन में निम्न बातों का ध्यान रखा जाता है। अब इससे संबंधित आपके लिए आज के लिए असाइनमेंट ग्रह कार्य है। पाठ्य पुस्तक के आंतरिक तथा बाह्य पक्ष से क्या तात्पर्य है। आपके लिए गृह कार्य है, पाठ्य पुस्तक के आंतरिक तथा बाह्य पक्ष से क्या तात्पर्य है। ठीक है, तो जैसा कि आपको अच्छी तरह से मालूम है कि कोरोना महामारी का दौर है। इस महामारी के दौर में अपने आप को बचा के रखना है, अपने आप को, अपने परिवार को और समाज को, देश को, है ना, अपने हाथ में बचा के रखना है। इसके लिए जो साधन है, मुंह पे मास्क लगाइए, हाथ को साबुन से धोइए और हाथ सैनिटाइज कीजिए और भीड़ भाड़ से दूर रहिए। ठीक है, धन्यवाद।